तो आज अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन पहले ये समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है, एक तरह समझ सकते हो, एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन, एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन का यह एक एग्जाम्पल है ना। 2D मोशन का ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम अपने चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल 2D मोशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। 2D मोशन का मतलब होता है 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब होता है कि जब पार्टिकल चल रहा हो, जब कोई बॉडी चल रहा हो, तो एक साथ कोई भी दो कोऑर्डिनेट बदल रहा है, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो वाई जेड हो या एक्स जेड हो। अगर एक साथ अगर दो कोऑर्डिनेट अगर बदल रहा है तो फिर ऐसे मोशन को हम 2D मोशन बोलेंगे, है ना। जैसे कैसे समझो, जैसे कि अगर हम यहाँ से कोई पार्टिकल को अगर फेंकते हैं तो वो ऐसे चलता है। तो अगर हम गौर करें तो जब पार्टिकल यहाँ पे था, जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे था तो हमारा x का वैल्यू ये था, y का वैल्यू ये था। जब यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल तो हमारा x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। जब यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल तो y का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया। जब यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल तो y का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय पास हो रहा है, वैसे वैसे x और y दोनों एक साथ बदल रहा है, वैसे वैसे x और y दोनों एक साथ बदल रहा है ना। मतलब अगर यहाँ पे पहले ये अगर y था तो हमारा ये x था, अब ये y हो गया तो हमारा ये x हो गया, तो यहाँ y भी बढ़ गया और x भी बढ़ गया, तो दोनों एक साथ चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम 2D मोशन कहते हैं। जैसे अगर हम ऐसे एक बात करें, कोई ट्रक मान लो तो रोड पे चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लो यहाँ पे x बराबर 10 मीटर था, है ना। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो x बराबर मान लेते हैं 20 मीटर होगा, लेकिन y तो यही ना रहेगा, y तो यही है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या बदल रहा है, x कोऑर्डिनेट बदल रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जब कोई बॉल ऊपर जा रहा है तो x का वैल्यू तो हमेशा यही है, x बराबर अगर ये 10 है, अगर यहाँ भी बॉल है तो x बराबर 10 ही है, यहाँ भी बॉल है तो x बराबर 10 ही है। लेकिन जब बॉल यहाँ था तो y ये था, जब बॉल यहाँ गया तो y ये यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट हमारा बदल रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ हमारा x कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो फिर ऐसे यहाँ पे कोई एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, चाहे वो x हो या फिर y हो। तो फिर ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि एक साथ चाहे कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो, x y हो, y z हो या z x हो, कोई भी अगर एक साथ दो कोऑर्डिनेट अगर बदल रहा है तो फिर ऐसे मोशन को 2D मोशन कहेंगे। ये क्वेश्चन हो। अब एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है कि वैसा मोशन जिसमें एक साथ तीनों कोऑर्डिनेट बदलता हो, एक साथ तीनों कोऑर्डिनेट बदलता हो, x y z तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहा हो, तो ऐसे को हम 2D मोशन कहते हैं। तो सॉरी 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो अपन अभी पढ़ते हैं 2D मोशन, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले एक बात बताना, मान लो कि यहाँ पे एक रॉकेट है ना, एक जहाज है, वो जा रहा है, एक जहाज है जा रहा है, ये कॉकपिट है अपना, इसका पायलट वगैरह रहता है, इधर पैसेंजर्स रहता है। मान लो कि ये आपका नीचे हाईवे है ना, ग्राउंड हाईवे, वो मान लो कि अभी लैंड करने वाला है। किसी समय मान लो इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मान लीजिए। स्पीड आप कुछ भी मान सकते हो समझने के लिए। मान लीजिए उधर जहाज तुम्हारा कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ से कोई बॉल अगर मान लो कि जो खिड़की होता है विंडो से, हालांकि उसमें तो शटर ग्लास लगा होता है, उसमें से आप शटर ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, उसमें तो आप बाहर कोई चीज फेंक नहीं सकते हैं, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट बात हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इससे हट के बात करें, मान लिया जाए कि अगर वो ग्लास के बाहर हम एक बॉल को फेंकते हैं, बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, बॉल को हम वहां से जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो ग्लास के बाहर से बॉल को ड्रॉप करता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है जिसका नाम है A, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ इसमें जो बैठा हुआ है ना, इसका नाम है B। आप बताना हमें, जब A से पूछेंगे कि भाई बताओ
बॉल किधर जाएगा, बॉल का ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, बॉल का रास्ता कैसा होगा, बॉल का जो मोशन होगा वो किधर होगा, कैसा होगा, इस पे जरा बताओ। तो वो क्या बोलेगा, अब गौर से देखना। तो जब ये बॉल जब यहां से निकला तो इसके रेस्पेक्ट में इधर की तरफ तो u बराबर 0 है, इधर की तरफ तो u बराबर 0 है, लेकिन ये जब जहाज जब ये ड्रॉप होने से पहले किसके कांटेक्ट में था, जहाज के कांटेक्ट में था। और आप जानते हो कि जब कोई बॉडी चल रहा है तो उससे जुड़ा हुआ हर एक चीज का वेलोसिटी उतना ही होता है। जैसे कि अगर हम ट्रेन पे चल रहे हैं तो ट्रेन के सारे पैसेंजर्स का वेलोसिटी ट्रेन के वेलोसिटी के बराबर होता है ना। हाँ, ये बाहर वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होता है जो ट्रेन के बाहर है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इस बॉल जैसे ही ये बॉल बाहर की तरफ आएगा इसका वेलोसिटी भी जहाज के जितना ही होगा। अगर जहाज का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी वेलोसिटी इसी दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड होगा, इसी दिशा में, है ना। कोई भी जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, उसका वेलोसिटी जो प्रोजेक्ट करता है उसके बराबर होता है, जो प्रोजेक्ट करता है उसके बराबर होता है। यहाँ प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, तो इसमें बैठा हुआ पैसेंजर, और पैसेंजर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है 10 से, तो उसके बराबर भी इसका वेलोसिटी होगा और जो कि 10 होगा इधर। और इधर की तरफ तो u 0 है लेकिन इधर g तो लग रहा है ना, और जिधर की तरफ एक्सेलरेशन है उधर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो आप गौर से देखो तो कुछ समय बाद इधर की तरफ भी वेलोसिटी आ जाएगा कितना, तो gt है ना, इधर की तरफ भी वेलोसिटी आ जाएगा कितना, gt, और इधर की तरफ तो 10 है ही। अब यहाँ आपको कि सर इधर की तरफ वेलोसिटी होगा gt, अब इधर की तरफ 10 क्यों बोले, इसलिए कि आप जो ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो इससे पहले आप जानते हो कि ये चैप्टर्स मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां सिर्फ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा, एयर वगैरह को हम एयर वगैरह को नहीं अज्यूम करेंगे। हाँ, जब तक वो कहा ना जाए, क्वेश्चंस में अगर नहीं बोला है एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस ऐसी कुछ चीजें अगर नहीं बोला है तो सारी चीजों को हम निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ हम जी को एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ हम जी को कंसीडर करेंगे। तो कायदे से देखो तो इधर की तरफ तुम्हारा जी है ना, तो ये बाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा तो इनिशियल वेलोसिटी इधर ना था जी 10 मीटर पर सेकंड, तो इधर की तरफ तो एक्सेलरेशन तुम्हारा इधर आया a y बराबर कितना g। अब g का कंपोनेंट इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, तो इधर ax बराबर हो जाएगा g cos 90, g cos, क्योंकि इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ax बराबर, तो g का कंपोनेंट जब x की तरफ लेंगे तो g cos 90, तो g cos 90 बराबर क्या हो जाएगा 0, g cos 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब कि x के डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 है, x के डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी को चेंज करना, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि जो चेंज करने वाला जो फैक्टर है, जो वेलोसिटी को चेंज करने वाला जो फैक्टर होता है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं वो नहीं है, तभी तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इस दिशा में क्या हो जाएगा 0, और जिस दिशा में एक्सेलरेशन 0 होता है उस दिशा में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब अगर आप कहोगे तो हम ये लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, द डायरेक्शन in which acceleration will be 0, acceleration will be 0, then in that direction, in the direction velocity remain constant, or change in velocity बराबर 0, चेंज इन वेलोसिटी बराबर 0, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि अगर चेंज होगा तो फिर वो कांस्टेंट कैसे रह पाएगा। तो ये होता है कहने का मतलब कि जब वहां से हमने बॉल को गिराया, जब जहाज के ऊपर से हमने बॉल को गिराया तो बॉल के का जो
स्पीड था शुरू में वो इधर था, कितना था 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और इधर की तरफ कितना था, तो u बराबर 0 था, u y जिसको बोलते हैं अमूमन, u y 0 था और a y कितना था, g था। तो इधर की तरफ स्पीड आएगा और इधर की तरफ 10 ही रहेगा। तो आप गौर करो, क्या आपको नहीं बताया गया है कि इधर है और एक वेलोसिटी इधर है, तो नेट वेलोसिटी तुम्हारा इधर हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो इसका मोशन होगा वो ऐसा होगा, है ना, ऐसा। अब ये जो रास्ता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या है ये? डाउनवर्ड पैराबोला है। ये जो आपको दिख रहा है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। हालांकि जब इसका इक्वेशन हम निकालेंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन से मिलता जुलता भी रहेगा, तो आगे की बातें समझेंगे। फिलहाल के लिए जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, जब कोई बॉल को जहाज पर से छोड़ें तो वो इधर की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि एक वेलोसिटी हमारा इधर था और एक वेलोसिटी इधर की तरफ जो है इंक्रीज हो रहा था। तो दो वेलोसिटी था, एक x के डायरेक्शन में था, एक y के डायरेक्शन में था, इसलिए उसको इधर जाना पड़ा, इसलिए उसको ये वाला ट्रेजेक्टरी फॉलो करना पड़ा। तो ये समझ में। अब अगर हम ये समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हमारा रॉकेट, अगर मान लो कि रॉकेट जो है इधर जा रहा है, एक रॉकेट मान लो इधर जा रहा है ना, इधर की तरफ जा रहा है, और तब यहाँ से अगर कोई बॉल को छोड़ेंगे, यहाँ से बॉल को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो पहले बॉल किधर जाएगा, तब कहोगे कि सर बॉल तो नीचे आएगा, तो बॉल नीचे नहीं आएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रोजेक्टाइल को कोई अगर प्रोजेक्ट करता है तो उस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी प्रोजेक्ट करने वाले के बराबर होता है। तो ये कहां से निकला, तो रॉकेट से निकला। तो रॉकेट का वेलोसिटी अगर v है तो इसका भी वेलोसिटी इधर v होगा। तो पहले ये इधर जाएगा और ये ऐसे गिरेगा, है ना। इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर वाला कंपोनेंट, एक इधर वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट घटेगा क्योंकि नीचे g लग रहा है, और ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। ये वाला कंपोनेंट इसको vx बोल देंगे और इसको vy बोल देंगे, है ना। ये हो रहा है विंग डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, विंग डिक्रीज्ड, है ना। और ये वाला क्या हो रहा है, ये क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ये वाला रहेगा रिमेन कांस्टेंट, ये रहेगा। तो ये था हमारा, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ के x हमारा क्या है, 0 है। x इधर की तरफ हमारा x क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। एक और समझते हैं जरा ऐसा, अगर मान लो कि एक रॉकेट ऐसे आ रहा है, ना, और इधर की तरफ भी वेलोसिटी है और यहाँ से भी कोई जो है ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए, कोई बॉल को छोड़ दिए, कुछ पैकेट को छोड़ दिए, तो इसका भी वेलोसिटी इधर ही होगा, है ना, इधर ही होगा। तो ऐसे गिरेगा, तो इसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा। ये हमने समझ लिया। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। मान लो एक कोई टावर है या कोई बड़ा सा कोई हाइट वाला कोई पेड़ है। मान लो ये पेड़ है, तो ऐसा पेड़ कहाँ होता है, सपाट टाइप का है पेड़ जो है। सर यहाँ पे तो ये लगता है पेड़ को काटा गया है ना। मान लो ये पेड़ है, असल में जो है ना फिगर वगैरह हमको बनाना नहीं आता, इसीलिए हम मैथ वाले स्टूडेंट हैं। बायो वाला रहता तो हम फिगर मस्त बनाते हैं, हमको आता होता ये नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, पता नहीं क्या। माइटोकॉन्ड्रिया में हल्का सा लाइसोसोम का पाउडर मिला देंगे और उसको हल्का सा गर्म करके जब न्यूरॉन और पता नहीं क्या क्या मिला देंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, भगवान ही जानेगा। वो पूरा भौकाल मच जाएगा अगर ऐसा होगा। मान लो यहाँ एक हंटर, यहाँ एक बंदर है ना, यहाँ पे एक बंदर है, इस बंदर का नाम है, इस बंदर का नाम मान लो रख लेते हैं, इस बंदर का नाम मान लो रख लेते हैं सीबॉम। इस बंदर का नाम रख देते हैं सीबॉम, है ना। तो मान लो यहां से शिवम एक स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है शिवम। तो लाइक कोई सीरियस मत लेना, चलो नाम हटा देते हैं जी। नाम में क्या रखा है, हटाओ नाम को हटाओ, नाम को हटा देते हैं। ये सब फालतू के टेंशन ले लेता है कि सर हमको बैर का है बोले, बैर को बैर न बोले तो क्या सुअर बोले, बैर को बैले न बोलेंगे हैं।
इस पे मान लो एक बंदर बैठा हुआ है ना, और यहाँ से एक हंटर एक इसको एकदम पूरा इसको निशाना बनाए हुए इसको एकदम हिट कर देना है ना। आप बताना एकदम इसको एकदम ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, बताना जरूर। बंदर को बंदर न बोलेंगे, बंदर को बंदर न बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे तरफ तो बंदर को बंदर बोला जाता है। बाद में भले वो आदमी बना है, लेकिन पहले तो बंदर ही था। स्टूडेंट तो पहले बंदर ही होता है, पढ़ के आदमी बनता है। हालांकि प्रकृति का सत्य भी है, पहले बंदर ही था, पहले उसके बाद आदमी। तो मान लो कि यहाँ से बुलेट्स जो है एक हंटर इसको एम किया, एकदम पूरा इसको निशाना बनाया, एकदम सामने, इसके सामने एकदम ये था एकदम। आप बताना कि क्या जैसे ही यहाँ से बुलेट निकलेगा, यहाँ से जैसे ही बुलेट निकलेगा यू वेलोसिटी से, क्या इस बंदर को हिट कर पाएगा? बताओ क्या इस बंदर को हिट कर पाएगा? हमने क्या पूछा कि यहाँ से एक हंटर एक निशाना बनाया है, एकदम एग्जैक्ट बंदर को निशाना बनाया है, ऐसे एकदम ये निशाना पूरा बनाया है ना। जरा बताना कि जब ये बुलेट यहाँ से निकलेगा अपने मजल स्पीड के साथ, जब गन से जो बुलेट निकलता है तो जो उसका स्पीड होता है वो होता है मजल स्पीड। कौन सा स्पीड होता है? मजल स्पीड होता है ना। खैर इसका भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप बताना कि क्या ये बुलेट इसको हिट कर पाएगा? नहीं हिट कर पाएगा। क्यों नहीं हिट कर पाएगा? आप कहोगे सर क्यों नहीं हिट करेगा? यहाँ तो मस्त जो निशाना बनाया है, क्यों नहीं हिट करेगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली अब देखते हैं क्यों नहीं हिट करेगा। जरा देखते हैं, आओ जरा समझते हैं क्यों नहीं हिट करेगा। उसका जो निशाना बनाया, सब चीज एकदम पॉइंट लेंथ लाइन लेंथ मिलाया, फिर भी उसको क्यों नहीं हिट करेगा? जरा देखो, जब यहाँ से बुलेट निकलेगा, जब यहाँ से बुलेट निकलेगा तो इधर की तरफ तुमने कितना स्पीड दिया? यू। तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना होगा? मान लो यू साइन थीटा है ना, और एक कंपोनेंट इधर कितना होगा? यू कॉस थीटा। तो नीचे की तरफ तो आपका जी लग रहा है ना, जी तो लग रहा है, ये जी तो इसको घटाएगा, जब जी इसको घटाएगा तो नेट वेलोसिटी तो कम हो जाएगा। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये नेट वेलोसिटी कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि जब इसको यहाँ से जब बुलेट निकलेगा तो इस रास्ते में थोड़े जाएगा, वो तो हल्का सा तो नीचे मुड़ जाएगा, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। वो अभी बताए थे कि पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, तो इस रास्ते से तो हल्का सा नीचे हो जाएगा, तब यहाँ पे इसको हिट नहीं कर पाएगा। तो आप बताओ कि इसको कब हिट कर पाएगा? उस बंदर को ये बुलेट कब हिट कर पाएगा? जब यहाँ पे मान लो आपका बंदर है ना, यहाँ पे मान लो आपका बंदर है और यहाँ पर इसके ऊपर निशाना बनाएंगे, तब मे भी किसको हिट करेगा, है ना? मे भी। अब ये नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसके डेटा पे डिपेंड करता है, क्या गिवन है क्या नहीं है, वो सब पे डिपेंड करता है। लेकिन मे भी कि अब ये हिट कर सकता है ना, जब इससे ऊपर निशाना बनाएंगे, जब इससे ऊपर हल्का सा ये करेंगे तब। क्योंकि जब इसको एकदम निशाना बना के यहाँ पे मारेंगे तब वो बुलेट हल्का नीचे हो जाएगा। हाँ, इसमें तब चांसेस है कि जैसे ही यहाँ से बुलेट निकला, अगर उसी समय बंदर डर के मारे अगर वो जंप कर गया, तब चांसेस है कि यहाँ पर हिट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है जितना देर में वो यहाँ पहुंचेगा, जितना देर में वो यहाँ पहुंचेगा उतना देर में बुलेट भी वहां पहुंचेगा, उतना देर में बुलेट भी वहां पहुंचेगा, जितना देर में ये बंदर यहाँ पहुंचा उतना ही देर में बुलेट यहाँ पहुंचा, तब चांसेस है। लेकिन अगर बंदर जंप नहीं करेगा तो उसको ये जो बुलेट है वो हिट नहीं कर पाएगा। चलो, तो ये जो रास्ता है, इसी रास्ता को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी रास्ता को क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ। क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ। हालांकि ये डाउन की तरफ है ना, डाउन की तरफ है, इसलिए इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। दो तरह का पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। तो यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला, खैर इसका जब इक्वेशन निकालेंगे तो देखेंगे कि क्यों डाउनवर्ड पैराबोला क्या सच में होता है। अगर इक्वेशन मैच कर गया तो ठीक है। चलो, तो हमने ये समझा। अब इसके बेसिक करते हैं। जरा केस 1 लिखना, केस 1। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे दो केस में इसको डील करेंगे। छोटा टॉपिक है ये, बहुत छोटा टॉपिक है, 4-5 लेक्चर हार्डली है, और इसके बाद फिर आपका रिलेटिव मोशन शुरू होगा। तो केस 1 में इसको दो केस में हम निपटाएंगे। केस 1 में क्या है
कि x axis taken to be along horizontal direction. कोई बोल देगा हॉरिजॉन्टल को x की तरफ ले लेंगे, नहीं, हॉरिजॉन्टल को आप x की तरफ नहीं ले सकते हो. We can't change horizontal, we only change x, y, z axis, है ना. हॉरिजॉन्टल को आप कैसे चेंज करोगे? हॉरिजॉन्टल तो डिफाइंड है ना जी कि जो अर्थ सरफेस से पैरेलल होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं. तो उसको आप कैसे चेंज करोगे? तो हमारा जो पहला केस रहेगा उसमें x एक्सिस किस दिशा में मानेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानेंगे. और y एक्सिस किधर मानेंगे? y एक्सिस किधर मानेंगे? y एक्सिस इज taken to be along vertical direction. पहला ये हमारा पहला केस रहेगा. जब तक केस 2 में हम नहीं बात कर, जब तक केस 2 की हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक समझो केस 1 में ही है. और केस 1 में हमारा x एक्सिस किधर होगा? तो हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा. और y एक्सिस किधर होगा? तो वर्टिकल की तरफ होगा. चलो ये तो हो गया. अब इसको आगे प्रोसीड करें. जरा देखना. अब हमने ये मान लिया है ना कि ये हमारा x एक्सिस है, एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल है. देखिए अपन जो है हॉरिजॉन्टल को ही x एक्सिस मान रहे हैं. तो ये हमारा x एक्सिस हुआ या फिर हॉरिजॉन्टल बोले है ना. ये हमारा क्या हुआ? y एक्सिस हुआ. ये हमारा क्या हुआ? y मतलब वर्टिकल एक्सिस. ये हमारा क्या हुआ? वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल हो गया है ना. ये क्या हो गया? वर्टिकल. ये हमारा हो गया वर्टिकल. अब यहां से जरा देखना, जब यहां से कोई प्रोजेक्टाइल को v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ध्यान देना जरा, थीटा एंगल पे. कितने एंगल पे फेंके हैं? थीटा एंगल पे. तो u को बोलेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. u को बोलेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. और थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और u को बोलेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. चलो अब यहां पे जरा इसको बारीकी से समझते हैं. जरा इसका एक कंपोनेंट आप इधर लो तो क्या हो जाएगा? एक इधर लो, इधर क्या हो जाएगा? u cos थीटा. और इधर क्या हो जाएगा? u sin थीटा. इधर की तरफ क्या हो जाएगा? u sin थीटा. इधर की तरफ क्या हो जाएगा? u cos थीटा. है ना. तो हमारा यहाँ पे u बाई, व्हाट इज u बाई? u बाई का मतलब हुआ कम, यही है हमारा u बाई, है ना. ये y की तरफ हो गया तो ये u बाई है ना. और ये x की तरफ हो गया तो ये ux. फिर यहाँ लिख देते हैं. u बाई का मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब हर वो चीज जिसको फेंका जाता है. मतलब ढेला लोरा पत्थर ये सब प्रोजेक्टाइल है ना. जिस चीज को हम फेंकते हैं उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं. तो u बाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. और जो है हमारा ux क्या है? हमारा तो कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी along x axis. ये था. अच्छा तो ये ऊपर. अच्छा a y बराबर क्या होता है? a y तो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन along y axis. और ax क्या है? कंपोनेंट ऑफ
acceleration along x-axis, component of acceleration along x-axis। तो जरा बताना कि हमारा ऊपर की तरफ u y कितना था, u y u sin थीटा, और इधर की तरफ हमारा कितना था u x बराबर u cos थीटा, है ना। उसी तरह से जरा एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नीचे की तरफ हमारा था a y बराबर कितना g, और इधर की तरफ हमारा a x बराबर कितना हो जाएगा 0, a x बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए एक चीज और ध्यान दें कि जब केस 1 जब हम पढ़ रहे हैं तो a x हमेशा 0 होगा, है ना। केस 1 में हमेशा ax 0 होगा, ax 0 होगा, है ना, हमेशा 0 होगा। सो vx हमेशा कांस्टेंट होगा, vx हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। vx हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये a y 0 नहीं होगा, a y g होगा। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो g, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस g। चलो आ जाओ एक सवाल पूछते हैं। एक बात बताना जी, अच्छा दूर तक हम बता देंगे, अब जरा बताना तो, एक बात हमको बताना तो। मान लो यहां से जब एक बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए तो वैसे गया, है ना, ये रास्ते पे गया, यहां पहुंचा। तो एक बात बताओ, इधर की तरफ कितना तुम्हारा वेलोसिटी होगा, इधर की तरफ कितना वेलोसिटी होगा। अगर ये थीटा है, इधर की तरफ कितना होगा u cos थीटा, और इधर की तरफ कितना होगा u sin थीटा, है ना। तो यहाँ पर पूरे मोशन के दौरान आप बताना कि हमारा कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा, ux सेम रहेगा कि uy सेम रहेगा। तो आप बेशक कहोगे इसमें ux सेम रहेगा क्योंकि उधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप जरा बताना कि जब बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ये ऊपर जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ऊपर जा रहा था, यहाँ के बाद बॉल आपका नीचे आने लगा, मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। ये क्या है आपका पिक पॉइंट, है ना, पिक पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, आप जो कहो। मतलब कि ऊपर ले जाने वाला फैक्टर कौन था, uy। ऊपर ले जाने वाला फैक्टर कौन था, vy। ऊपर ले जाने वाला फैक्टर कौन था, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ऊपर ले जाने वाला फैक्टर कौन था, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। मतलब जो कंपोनेंट बॉल को ऊपर ले जा रहा था, जैसे इसका काम क्या है, बॉल को ऊपर ले जाना, इसका काम क्या है, बॉल को इधर लाना। दोनों का अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है ना, दोनों का अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है कि भाई इसको बोला गया है कि तू सिर्फ जो है, तो सिर्फ इसको ऊपर ले जाना, u sin थीटा का जिम्मेदारी है ऊपर ले जाना, और u cos थीटा का जिम्मेदारी है राइट की तरफ लाना, है ना। यहाँ पे लिखते हैं u sin थीटा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बॉल को ऊपर ले जाना है, बॉल को ऊपर ले जाना है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उतना ही है। u cos थीटा का जिम्मेदारी क्या है कि इसकी जिम्मेदारी बॉल को x के तरफ लाना है, x के तरफ ले जाना। मतलब यहाँ पे जो है काम बटा हुआ है, uy का काम है ऊपर की तरफ ले जाएगा, ux का काम है x की तरफ ले जाएगा। तो जब बॉल हमारा ऊपर जा रहा था तो वहां पर कहीं न कहीं ये जिम्मेदार था उसके लिए हमारा y की तरफ वाला वेलोसिटी। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जिसके बाद ऊपर जाना बंद हो गया, इसका मतलब कि वहां पर उस वाले पॉइंट पर जो फैक्टर उसको ऊपर ले जा रहा था, जो फैक्टर ऊपर ले जाने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा था, वो फैक्टर वहां पर अब्सेंट हो गया, वो फैक्टर वहां पे खत्म हो गया। कहने का मतलब ऊपर कौन ले जा रहा था, uy कौन ले जा रहा था, सॉरी vy कौन ले जा रहा था, vy। तो ऊपर ले जाने वाला फैक्टर अगर खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो है इधर vy बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये तो हमेशा रहेगा, ये तो अमर है, ये तो जिंदाबाद है हमेशा, ये तो हमेशा यहाँ पे रहेगा u cos थीटा। क्या रहेगा, u cos थीटा। जब बॉल यहाँ पर भी होगा ना, यहाँ पर
जब बॉल यहाँ पर भी होगा ना तो वेलोसिटी इधर होगा v, इसका ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, तो इधर जो vx होगा वो हमेशा तुम्हारा u cos थीटा ही होगा। मतलब जो एक बार इधर आ गया ना u cos थीटा, पूरे मोशन में x की तरफ उतना ही रहेगा u cos थीटा, चेंज सिर्फ y वाला होगा, चेंज सिर्फ y वाला होगा। तो एक बात बताओ हमको, तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं, तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं कि मान लो एक फुटबॉलर यहां से फुटबॉल को किक करता है u वेलोसिटी से और ये थीटा एंगल पे किक करता है, तो किक करने के बाद वो फुटबॉलर ये चाहता है कि उसी फुटबॉल को फिर से हम किक करें थोड़ा आगे जाकर के, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता है ना, बंदर तो है नहीं कि उड़ सकता है, तो अगर बंदर भी नहीं होता है लेकिन बंदर उछाल सकता है ज्यादा दूर, तो वो तो जा नहीं सकता है, तो उसको तो इधर ही भागना पड़ेगा। तो आप बताना हमको कि अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है तो उस फुटबॉलर को इधर कितना स्पीड से जाना चाहिए, vx बराबर क्या होना चाहिए ताकि इस फुटबॉल को यहाँ पे फिर से हिट कर दे, है ना, इस फुटबॉल को यहाँ पे फिर से हिट कर दे। तो आप एक बात बताना कि फुटबॉल का इधर वाला स्पीड कितना था, u cos थीटा, जो कि हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर वाला क्या है, u sin थीटा, जो कि हमेशा घट रहा है, जो कि अब घट रहा है, लेकिन इधर वाला कांस्टेंट है। तो अगर मान लो फुटबॉलर इतना ही स्पीड से अगर दौड़ना शुरू किया, कितना से, u cos थीटा से, उसी समय जिस समय ये किक किया, तो भले फुटबॉल हवा में है लेकिन हमेशा उसके सामने होगा, हमेशा उसके सामने होगा, क्योंकि वो जब इधर आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो जब दोनों का वेलोसिटी जब सेम है तो फिर हमेशा वो सामने सामने रहेगा, हमेशा वो, क्योंकि x की तरफ दोनों बराबर दूरी चलेगा। तो इसलिए जब यहाँ पे फुटबॉल होगा तो आदमी यहाँ पर होगा, जब फुटबॉल यहाँ पर होगा तो आदमी यहाँ पर, जब फुटबॉल यहाँ पर होगा तो आदमी यहाँ पर, जब फुटबॉल यहाँ तो आदमी यहाँ, जब फुटबॉल यहाँ तो आदमी यहाँ, फिर से उसको किक कर देगा। तो आंसर क्या होगा, u cos थीटा। कितना होगा आंसर, u cos थीटा होगा। जरा यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एक होता है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों तब लगता है जब एप्लीकेबल होता है जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन एक बात बताना, क्या ये वाला इक्वेशन हर डायरेक्शन में अब एप्लीकेबल है, तो आंसर होगा हाँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड in all direction, in all direction, in all direction separately, 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 in all direction separately। जैसे कि देखना जरा इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि अगर हम v को x की तरफ लिखेंगे तो हमारा u भी x की तरफ होगा, a भी x की तरफ होगा, और t तो x की तरफ नहीं होगा, तो उस डायरेक्शन नहीं होता उसका। अगर हम भी x का स्क्वायर लिखते हैं तो हमारा u x का भी स्क्वायर होगा प्लस 2a x होगा इनटू s x होगा, क्लियर। अगर हम यहाँ पे s x लिखते हैं तो क्या होगा, u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, ये हमारा होगा, ये तीन इक्वेशन होगा, है ना। तो ये तीन इक्वेशन होंगे। अगर हम y की तरफ लिखते हैं s y बराबर, तो क्या होगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। vx बराबर लिखते हैं तो u x प्लस a x t
अगर हम यहाँ पे vx का स्क्वायर लिखते हैं तो ux का स्क्वायर प्लस 2ax, अच्छा सॉरी बाई वाला चलना था, dx को सब उधर लिखिए भी बाई वाला चलना। चलो यहाँ पे देखना वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस, अरे भाई बार बार हम एक्स की तरफ ही लिख रहे हैं, वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई, वैसे ही जेड के लिए होगा। तो ये इक्वेशन जो है इंडिपेंडेंटली आप सारे डायरेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली, है ना। ये यहाँ पे जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो मोशन होता है वो आपका एक्स और वाई में के डायरेक्शन में होता है, एक साथ होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो है ये बी वाई बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई। आज यहीं पे लेक्चर थोड़ा रोकते हैं और कल इसको आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें कल जानेंगे हम क्या बोलता है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जानेंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, किस हाइट पे जाता है, बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रोसीड करेंगे। फिलहाल के लिए